हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे जिसमें चल रहा था हमारा सामान्य भूगोल और उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। तो आपके निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। चागोस, मालदीव, मॉरिशस और आपका सेकीज। कौन सा द्वीप है आपका जो दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। आपके चागोस, मॉरिशस और साइकेलिस जो है ये आपके दक्षिण महासागर में स्थित है। लेकिन आपका जो मालदीव है, मालदीव जो द्वीप है आपका, ये आपके उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। आपका मालदीव उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। ओके, तो आपका मालदीव ही अलग है, बाकी आपके चागोस, मॉरिशस और साइकेलिस ये सब आपके दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित हैं। ये बाकी सब आपके दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सी एंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। फोकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। नामीबिया अफ्रीका में स्थित है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है और यमन आपका एशिया में है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो फोकलैंड द्वीप समूह है वो हिंद महासागर में स्थित है, ये आपका कथन सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो आपका फोकलैंड द्वीप समूह है ये आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर में, फोकलैंड द्वीप समूह जो है ये आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये। जो आपका फोकलैंड द्वीप समूह है ये आपके हिंद महासागर में स्थित नहीं है, ये आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर अवस्थित है। और ये है आपका यूनाइटेड किंगडम का समुद्र पारीय क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है। कौन सा समूह है आपका जो जापान के 4 प्रमुख द्वीप है उनके उत्तर से दक्षिण तक के सही क्रम को आपके प्रदर्शित करता है। तो इसमें आपका होकेडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, मतलब आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका उत्तर से दक्षिण तक आपके सही क्रम को प्रदर्शित करता है। ये जापान के आपके 4 प्रमुख द्वीप है जो आपके उत्तर से दक्षिण तक के क्रम में है। होकेडो, होन्शु, शिकोकू और आपका क्यूशु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ था। जो आपका मकाओ द्वीप है उसका स्थानांतरण चीन में कब हुआ था। 1990, 1992, 1997 और आपके 1999। तो मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण आपके 1999 में हुआ था। मकाओ प्रायद्वीप चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। लंबी वार्ताओं के बाद हुए समझौतों के तहत पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1999 में आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया। किसने सौंपा, आपके पुर्तगाल ने। पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल ने आपके इसको 1999 में चीन को सौंप दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1999 में इसको चीन को सौंप दिया गया। मकाओ द्वीप को किसके द्वारा सौंपा गया था, आपके पुर्तगाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि सोकोत्रा द्वीप जो है उसके संदर्भ में कौन से कथन आपके सही हैं। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है।
इसे सन 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला कथन जो है ये सही नहीं है, और दूसरा कथन जो है आपका इसे सन 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, ये आपका करेक्ट है। क्योंकि आपका सकोत्रा द्वीप जो है वो हिंद महासागर के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी में अवस्थित है। ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये ओमान का द्वीप नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? ये सोकोत्रा द्वीप आपके हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर के, हिंद महासागर के अरब सागर, हिंद महासागर के अरब सागर से लगे अदन की खाड़ी में अवस्थित है। अदन की खाड़ी में अवस्थित है। तो आपका ये ओमान, ये आपका सोकोत्रा द्वीप ओमान का द्वीप नहीं है, ये आपके हिंद महासागर के अरब सागर से लगी जो अदन की खाड़ी है वहां पर स्थित है। यह यमन गणराज्य शासित प्रदेश है तथा सन 2008 में, और ये आपका एक यमन गणराज्य, यमन गणराज्य शासित प्रदेश है, और इसको सन 2008 में आपके यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो आपका फर्स्ट कथन जो है ये आपका सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मतलब आपका दूसरा कथन केवल 2 जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? कौन सा द्वीप है आपका जो कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ग्रेनाडा, मोंटसेराट, मडीरा, एंगुइला। तो आपका जो मडीरा है, मडीरा द्वीप जो है आपका, ये कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है। मडीरा पुर्तगाल के 2 स्वायत्त क्षेत्रों में से एक है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। ये आपका उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, द्वीप समूह है। क्या आपका जो मडीरा है ये आपके कैरेबियन सागर में स्थित नहीं है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है। ओके, द्वीप समूह है। ग्रेनेडा जो है आपका, ग्रेनेडा जो है ये कहाँ पर है? ग्रेनेडा आपके कैरेबियन सागर में अवस्थित द्वीपीय देश है। कहाँ पर? आपके कैरेबियन सागर में है ये भी, और ये एक आपका द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। और कहाँ पर है आपका? कैरेबियन सागर में, कैरेबियन सागर में आपका एक द्वीपीय देश है ग्रेनेडा। ओके, और उसके बाद आपका एंगिला और आपके मोंट सेराट, एंगिला एंड मोंट सेराट आपके कैरेबियन सागर में अवस्थित ब्रिटिश समुद्र पारीय क्षेत्र हैं। ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? कैरेबियन सागर में है, लेकिन ये क्या है आपके? ये आपके ब्रिटिश, ब्रिटिश समुद्र पारीय क्षेत्र है, और ये भी आपके कैरेबियन जो सागर है, कैरेबियन सागर में स्थित है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मडीरा जो है आपका कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो आपकी कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? टंगानी झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील, और आपकी ग्रेट बैरियर झील। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा टंगानिका झील। टंगानिका झील जो है वो आपकी विश्व की दूसरी सबसे गहराई कितनी है इसकी? 1470 मीटर गहरी है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी 1470 मीटर गहरी है। ओके, और इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। इसके अलावा ये विश्व की जो आपकी टंगानिका झील है, ये विश्व की सबसे लंबी, सबसे लंबी
ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। ओके, इसके अलावा ये विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? इनमें से आपकी कौन सी झील है जो कंप्लीटली आपके यूएसए में स्थित है? मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, सुपीरियर झील और आपकी ईरी झील। तो कौन सी झील है आपकी जो मेनली कंप्लीटली मतलब आपके यूएसए में स्थित है? वो है आपकी मिशिगन झील। मिशिगन झील जो है आपकी वो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये आपकी वृत्त झील समूह की अन्य 4 झीलों ये आपके वृत्त झील समूह है और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पार दोनों देशों में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिशिगन झील। मिशिगन झील जो है आपकी पूर्णतः मतलब कंप्लीटली आपके यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न झीलों में से कौन विश्व की सबसे प्राचीनतम गहरी झील है? मतलब विश्व की कौन सी झील है आपकी जो विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? कौन सी है आपकी? पैकाल झील, ह्यूरोन झील, विक्टोरिया झील और आपकी विनिपेग झील। तो जो आपकी बैकाल झील है, बैकाल झील जो है वो आपकी विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। इसकी अधिकतम गहराई कितनी है? गहराई की बात करें इसकी तो इसकी 1642 मीटर ये गहरी है। कितनी गहरी है? 1642 मीटर गहरी है और ये 25 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी है। 25 मिलियन 25 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी है। कितनी पुरानी है ये? 25 मिलियन वर्ष से ज्यादा पुरानी है। और गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 1642 मीटर की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बैकाल झील। आपकी सबसे प्राचीनतम विश्व की प्राचीनतम और गहरी झील आपके बैकाल झील है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा झील देश आपका सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी झील आपके कौन से देश में है और वो सही मैच्ड नहीं है। माराकाइबो जो झील है वो आपकी वेनेजुएला में है। माराकाइबो झील वेनेजुएला में है, बिल्कुल सही है। माराकाइबो आपकी वेनेजुएला में है। नेक्स्ट है आपका ओनेगा। ओनेगा झील आपके कनाडा में नहीं है। नेक्स्ट है मिशिगन झील। मिशिगन झील आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये आप भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका बैकाल झील। बैकाल झील आपकी रूस के अंदर है, ये भी आपका सही है। कि ओनेगा झील जो है वो रूस में स्थित एक झील है। ओनेगा कहाँ पर स्थित है? ओनेगा आपके रूस में स्थित है। ओनेगा झील आपके रूस में की झील है। और रूस की झीलों की बात करें तो ओनेगा के अलावा रूस के अंदर आपकी कौन कौन सी झीलें आती हैं? बैकाल है, बैकाल, बैकाल के अलावा आपकी लदोगा, लदोगा रूस की आपकी ओनेगा, बैकाल, लदोगा ये झीलें आपकी रूस के अंदर हैं। मिशिगन झील आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये बिल्कुल आपका सही है। और आपकी माराकाइबो झील जो है ये आपकी वेनेजुएला में है, ये भी आपकी सही है। वेनेजुएला में स्थित ये एक लैगून झील है। माराकाइबो जो है आपकी लैगून झील है। माराकाइबो आपकी लैगून झील है। ओके। और जो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, माराकाइबो एक लैगून झील है और ये आपके दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। तो जो आपकी माराकाइबो है वो एक लैगून झील है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी झील है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही आपका सही मैच नहीं था। ओनेगा झील आपके कनाडा में नहीं है, ओनेगा झील है आपके रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलकाश झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? बलकाश झील जो है वो आपके कौन से देश में स्थित है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और आपके तुर्कमेनिस्तान। तो बलकाश झील आपके कौन से देश में स्थित है? बलकाश झील स्थित है आपके कजाकिस्तान में। बलकाश झील कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। कजाकिस्तान के आपके
दक्षिण पूर्व भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सही सुमेलित नहीं है। टीटीकाका झील आपकी बोलिविया पेरू में है, उर्मिया झील आपकी ईरान में है, रेंडियर झील आपकी रूस में है और अथाबास्का झील आपकी कनाडा में है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका रेंडियर झील। रेंडियर झील जो है वो आपकी रूस में नहीं है बल्कि कनाडा में है। रेंडियर झील कहाँ पर है आपकी, कनाडा में। टीटीकाका झील आपकी बोलिविया पेरू में है, उर्मिया झील आपकी ईरान में है, बिल्कुल सही है। अथास्का झील आपके कनाडा में है और आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, क्योंकि रेंडियर झील आपकी रूस में नहीं है बल्कि कनाडा में है। रेंडियर झील कहाँ पर है, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अफ्रीका में जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है उसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। फर्स्ट है आपका यह जोमिबिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है और नेक्स्ट है आपका यह जोम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है या कौन गलत है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, मतलब कथन टू, दूसरा कथन आपका सही है। यह जोम्बेजी नदी पर अवस्थित है और पहला कथन आपका गलत है कि यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जोम्बेजी नदी पर अवस्थित है। जो विक्टोरिया जलप्रपात है आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप में, विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में आपके जोम्बिया एवं जिम्बाब्वे, अफ्रीका महाद्वीप में आपके जोमिबिया और आपके जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जोमिबिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर अवस्थित है। और कौन सी नदी पर, जोम्बेजी नदी पर। तो आपका विक्टोरिया जलप्रपात जोम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित नहीं है, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में जोम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, जो कि आपके जोम्बेजी नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतलब आपका दूसरा कथन सही है। और इससे आपके 1989 में यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। जो आपका विक्टोरिया जलप्रपात है, इसको 1989 में आपके यूनेस्को की विश्व विरासत, यूनेस्को यूनेस्को की विश्व विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, सूची में शामिल किया गया था, किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। कौन सी झील है आपकी जो एक विश्व धरोहर स्थल है। बोलिविया का रेड लेगून, डोमिनिका की बॉइलिंग झील, चीन की फाइव फ्लावर झील, क्रोएशिया की फिल्टविस झील। तो कौन सी झील है आपकी जो विश्व धरोहर स्थल है, वो है आपकी क्रोएशिया की पिटविस झील। पिल्टविस झील जो है क्रोएशिया की, वो आपकी विश्व की एक धरोहर स्थल है। और इसे शामिल कब किया गया था विश्व धरोहर में, तो 1989 में इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल की सूची में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रोएशिया की पिल्टविस झील जो है वो आपकी विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन आपका सुमेलित नहीं है। बैकाल झील जो है वो आपकी रशियन फेडरेशन से संबंधित है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका मलावी एशिया से संबंधित है, ये आपका गलत है। मलावी का संबंध आपका एशिया से नहीं है, मलावी का संबंध है अफ्रीका से। नेक्स्ट आपका कैसिपियन सागर आपके एशिया यूरोप में स्थित है, ये भी आपका सही है। कैसिपियन सागर जो है एशिया यूरोप में स्थित है।
नेक्स्ट है टंगानिका झील आपके अफ्रीका महाद्वीप में है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। मलावी का संबंध जो है वो अफ्रीका से है, एशिया से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है। वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? बोरिंग जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य है, जिब्राल्टर या आपका मलाक्का। तो आपके एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य है आपका बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग जलडमरू मध्य जो है आपका एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है, और ये आपकी लगभग 85 किलोमीटर चौड़ी यह जल संधि आपके उत्तर में, ये आपके 85 किलोमीटर चौड़ी जल संधि है। जल संधि कहाँ पर है आपके उत्तर में? उत्तर में आपके चक्कूची चुक्ची सागर, उत्तर में आपके चुक्ची सागर को, दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर से जोड़ती हैं। दक्षिण में स्थित बेरिंग सागर को जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेरिंग जलडमरू मध्य जो है आपका एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जलडमरू मध्य अलग करता है, बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। कौन से जलडमरू मध्य में से सुरंग निकाली गई है आपके जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डेविस जलडमरू मध्य है, डेनमार्क जलडमरू मध्य है, डोवर जलडमरू मध्य है, और आपके जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। तो जो आपका डोवर जलडमरू मध्य है उसमें से आपकी सुरंग निकाली गई है जो आपकी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल के आपके पूर्वी भाग पर अवस्थित आपका डोवर जलडमरू मध्य है। कहाँ पर स्थित है आपके इंग्लिश इंग्लिश चैनल जो है आपके पूर्वी भाग पर, इंग्लिश चैनल के पूर्वी भाग पर अवस्थित डोवर जलडमरू मध्य जो है इसमें से आपकी 3 जलीय सुरंग बनाई गई हैं, जलीय सुरंग है जो आपके यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो जो आपकी बोथनिया की खाड़ी है वो आपके फ्रांस में है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बैफिन की खाड़ी, ये अर्जेंटीना में स्थित है। बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है कारपेंटरिया की खाड़ी, ये आपके कनाडा में स्थित है। नहीं, कारपेंटरिया की खाड़ी कनाडा में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है टोनिकन की खाड़ी, टोनिकन की खाड़ी आपके वियतनाम में स्थित है, ये आपका सही है। टोनिकन की खाड़ी आपके वियतनाम में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो जो आपकी बोथनिया की खाड़ी है ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। कहाँ पर? स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन और आपके फिनलैंड के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। बोथनिया की खाड़ी कहाँ पर है? स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। कहाँ पर है बैफिन की खाड़ी? बैफिन की खाड़ी जो है वो स्थित है आपके कनाडा और ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के मध्य। बैफिन की खाड़ी जो है आपके वो कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है। नेक्स्ट है आपकी कारपेंटेरिया की खाड़ी, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? आपके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। टोनिकन की खाड़ी आपके वियतनाम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की
सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? सुएज नहर के बनने के बाद आपके भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 5,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर और आपके 10,000 किलोमीटर। तो इसमें कमी आई है आपके 7,000 किलोमीटर की। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। सुएज नहर बनने से पहले यूरोप वासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम तट से होते हुए कैप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत में आना पड़ता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7,000 किलोमीटर की जो आपकी सामुद्रिक दूरी है, इतनी कमी आई है भारत और यूरोप के मध्य सुएज नहर बनने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन सी नदी है आपकी, कौन सी नहर है जो दक्षिण जर्मनी में आपके आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? वोलगार्डन नहर, साल्ट सेंटी मारी नहर, लुडविग्स नहर और आपके सफेद सागर नहर। तो जो आपकी लुडविग्स नहर है, लुडविग्स नहर जो है आपकी, वो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। और आपकी साल्ट सेंट मारी नहर जो है, ये आपकी कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा में। साल्ट सेंटी मारी नहर आपकी कनाडा में है। और वोल्गाडोन, वोल्गाडोन नहर कहाँ पर है? वोल्गाडोन नहर स्थित है आपके रूस में। वोल्गाडोन स्थित है आपके रूस में, जो वहां की दो मुख्य नदी आपके वोल्गा तथा डोन को आपस में जोड़ती है। वोल्गाडोन नहर आपके वोल्गा और डोन को डोन को आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। तो आपकी वोल्गाडोन नहर कहाँ पर स्थित है? रूस में। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में। और जो सफेद सागर नहर है वो आपके रूस में स्थित है। सफेद सागर भी आपके कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। ये आपके जो सफेद सागर, आपके सफेद सागर को और ओनेगा को, ये किस किस को जोड़ती है? सफेद सागर को, सफेद सागर और ओनेगा, ओनेगा लेक ओनेगा जो है, इनको आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। सफेद सागर नहर जो है वो सफेद सागर और लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। लुडविग्स नहर जो है वो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है? विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु कहाँ बनाया गया है? आपके पूर्वी चीन सागर पर, टोकिन की खाड़ी पर, जियाओजू खाड़ी पर, दक्षिणी चीन सागर पर। तो ये बनाया गया है आपके जियाओजू खाड़ी पर। कहाँ पर बनाया गया है? जियाओजू खाड़ी पर। चीन की जियाओजू तत्कालीन खाड़ी पर निर्मित 8 मार्गों वाला जो है, कितना लंबा है आपके? 41.58, 41.58, 41.58 किलोमीटर लंबी विश्व के सबसे लंबे समुद्री पुल पर 30 जून सन 2011 को ये आपके प्रारंभ हो गया था। 30 जून सन 2011 को प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ। इस पर आपके 30 जून सन 2011 से यातायात प्रारंभ हो गया। वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु चीन के गुआंगडो प्रांत में हांगकांग, हुआई तथा मकाई को जोड़ने वाला सेतु है। और ये आपका सन 2018 में इसका उद्घाटन हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका जियाजो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर सन 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया, वह स्थान है? चीन ने आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर सन 2010 में एक बांध का निर्माण प्रारंभ करना किया। कहाँ पर किया था? आपके चैंगड्यू में, जांगमऊ में, जुयांग में और आपके ग्यासी में। तो ये क्या था? आपके जांगमऊ में। कहाँ पर क्या था? आपके जांगमऊ में। चीन ने तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग जांगबो नदी
पजांगमाओ में बांध का निर्माण किया, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह धीमा होने की आशंका जताई जा रही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में आपके कौन सी गैस है जिसका सबसे अधिक प्रतिशत है? आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में आपके सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में लगभग आपके 78.08% पाई जाती है। कितनी प्रतिशत? 78.08% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की 4 परतें हैं, ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम है। आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और आपका क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर आपका तो यहाँ पर इनका सही अवरोही क्रम होगा आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडल परतों के धरातल से ऊपर की ओर विभाजित करने पर पहले आपका समताप मंडल आता है। समताप मंडल जो आपके कितना ऊंचा है? ये आपके 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। लगभग आपके 15 से 20 किलोमीटर ऊंचा है। समताप मंडल के बाद है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल आपके कितनी ऊंचाई पर है? ये आपके 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आपका मध्य मंडल है। फिर आता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल आपका 80 से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है आयन मंडल। आयन मंडल के बाद आपका बहिर्मंडल है, जो आपकी आयन मंडल के बाद है आपका बहिर्मंडल। ये आपके 640 किलोमीटर से ऊपर ऊपर आपका बहिर्मंडल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत आपके कौन से मंडल में अवस्थित है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में और आपके समताप मंडल में या आपके प्रकाश मंडल में? तो ओजोन परत स्थित है आपके समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में, मतलब आपके 10 से आपके 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, परंतु ओजोन परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ही है। तो जो आपकी ओजोन परत है, ये आपकी 10 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है समताप मंडल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। कौन से मंडल द्वारा परिवर्तित किया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और आपके बहिर्मंडल। तो ये आपके आयन मंडल के द्वारा किया जाता है। आयन मंडल में आपके विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और इसी प्रकार आपके बेतार संचार को बेहतर आपके संभव बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन आपके सही सुमेलित है। फर्स्ट है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। तो ये आपका सही है, क्षोभ मंडल में आपके मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में आपके ओजोन परत पाई जाती है। ये भी सही है, आपके समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है 10 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है आपका आयन मंडल। आयन मंडल में आपके पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे होती हैं। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल में आपके ध्रुव ज्योति होती है। जो ध्रुव ज्योति का संबंध आपके मध्य मंडल से नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपके ध्रुव ज्योति है, ध्रुव ज्योति का संबंध भी आयन मंडल से ही होता है। ध्रुव ज्योति का संबंध भी आयन मंडल से ही होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एलिप्डो से संबंधित है? एलिप्डो से कौन सा संबंधित है? आपके संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति और आपकी वापसी की शक्ति। तो एलिप्डो से संबंधित है आपकी वापसी की शक्ति। वापसी की शक्ति जो आपके एलिप्डो से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा आपके ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब आपका मौसम अपक मतलब रो होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है या उमस वाला होता है। तो ग्रीष्म काल में आपके आर्द्र ऊष्मा का अनुभव तब होता है जब आपका मौसम उमस वाला होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। जब ग्रीष्म काल में वायुमंडल में आर्द्रता अर्थात जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो मौसम उमस वाला होता है। इसका कारण है कि जल वाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है जो दीर्घ पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित करके उमस को बढ़ा देती है। इससे आपके ग्रीष्म काल में आदर्श ऊष्मा का अनुभव होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिण में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपके 23 से 23.5 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है आपका 30 डिग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम कब होता है? आपके शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में और आपके ग्रीष्म ऋतु में। तो वायुदाब सबसे कम होता है आपके ग्रीष्म ऋतु में। वायुदाब सबसे कम कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। धरातल पर वायुमंडलीय दाब और तापमान के बीच सामान्यतः परस्पर उल्टा संबंध होता है। जब गर्मियों में आपके तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब में भी गिरावट होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ग्रीष्म ऋतु में आपके वायुदाब सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? चुंबकीय क्षेत्र, कोरियोलिस बल, तापमान या आपका दबाव। तो इसका कारण है आपके कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर विक्षेपित होने लगती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो आपके कहाँ पर उठते हैं? कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में और आपके श्याम सागर में। तो ये उठते हैं आपके कैरिबियन सागर में। कहाँ पर उठते हैं? कैरिबियन सागर में। टोर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं अपोषण कटिबंधों में आते हैं, परंतु ये आपके कैरिबियन सागर और आपके उत्तरी अमेरिका क्षेत्र, अमेरिकी क्षेत्र उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र जो है आपका उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र, यूएसए, कनाडा, कनाडा और आपके मिसिसिपी के मैदान, मिसिसिपी के मैदान मुख्यतः आपके कहाँ पर आते हैं? यूएसए में, कनाडा में और आपके मिसिसिपी के मैदानों में मुख्यतः यहाँ पर आते हैं। प्रमुख आपके टोर्नेडो के प्रवण क्षेत्र हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैरिबियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा मापक है जो टोर्नेडो की तीव्रता के हेतु आपके मापन के प्रयोग हेतु आपके प्रयोग में लाया जाता है? मर्केली स्केल, फुजीता स्केल, साफिर सैमसन स्केल और आपका रिक्टर स्केल। तो जो आपका फुटीजा स्केल है, फुटीजा स्केल का प्रयोग टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। फुटीजा स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हरिकेन से आपकी कितनी क्षति हुई है उसका मापन करने के लिए कौन से मानकों का प्रयोग आपका किया जाता है?
साफिर सिम्पसन मापक, मर्केली मापक, फुजीटा मापक और आपका रिक्टर स्केल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, साफिर सिम्पसन मापक। साफिर सिम्पसन मापक का प्रयोग आपका हरिकेन द्वारा क्षति मापने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपकी किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है? केवल चक्रवात, केवल आंधी, केवल तूफान या आपके उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केवल आंधी की। आईपीसीसी के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप आपके ग्लेशियर के पिघलने, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ एवं सूखा तथा अतिशय मौसमी घटनाएं आपकी चक्रवात, आंधी, तूफान आदि की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। फोन जो है आपकी, फोन आल्प्स पर्वत में चलती है। फोन हवाएं जो है आपकी आल्प्स पर्वत में चलती हैं, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपकी बोरा, बोरा आपके पोलैंड में होती है। तो बोरा जो है आपकी वो पोलैंड की नहीं, बोरा एक शूषक ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो आपके एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट में चलती हैं। कहाँ पर चलती हैं? आपके एड्रियाटिक एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट में, पूर्वी तट पर चलती हैं। नेक्स्ट है आपका मिस्ट्रल, मिस्ट्रल आपकी राइन घाटी में, मिस्ट्रल आपकी राइन घाटी में चलती हैं और खमसिन आपके मिस्र में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं था। बोरा जो है वो आपकी शुष्क ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली पवन है जो आपके एडियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है और इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। इटली का जो उत्तरी भाग है, इटली का उत्तरी भाग विशेष प्रभावित होता है, विशेष रूप से प्रभावित होता है। किस भाग को ये प्रभावित करती है? इटली का उत्तरी भाग है जो इबोरा पवन से विशेष रूप से आपके प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? कौन सा स्थान है आपके जहां पर रुधिर वर्षा होती है? इटली, फ्रांस, कनाडा और स्पेन। तो रुधिर वर्षा चलती है आपके इटली में और ये रुधिर वर्षा जो है आपके सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत भरी पवन सिराको कहलाती है। इस पवन के साथ क्या होता है आपके, ये पवन जो होती है लाल रेत की मात्रा अधिक होती है इसमें, और जब ये पवनें भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिण इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती हैं। और जब वर्षा होती है तो लाल रेत नीचे बैठती है, तो इसे ही आपके रुधिरवर्ष, रक्त वृष्टि, आपके ब्लड रेन कहा जाता है। ओके, तो ब्लड रेन किसे कहते हैं? ये आपकी लाल रेत जो होती है, लाल रेत जो आपकी सिरोको पवन है, ये लाल रेत के साथ गुजरती है और जब ये भूमध्य सागर से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है और इटली में ये कभी कभी आपके दक्षिण इटली में वर्षा भी लाती है जो आपके लाल रेत के साथ आती है। लाल रेत नीचे बैठ जाता है इसलिए आपके रेड रेड होती है, तो इसलिए इसको ब्लड रेन आपके कहते हैं, रुधिर वर्षा या आपके रक्त वर्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, ये आपके दक्षिण इटली में होती है। कहाँ पर होती है? आपके दक्षिण इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके पवन है, दूसरी तरफ देश है, बताना है कि आपको कौन सी पवन आपके कौन से देश में चलती है। तो सेंटा एना जो है ये आपके कैलिफोर्निया में चलती है, बिल्कुल सही है। सेंटा एना आपके कोलीफ कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। सेंटा एना आपकी कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क जो है, गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है।
स्थानीय पवन है। सेंटा एना आपकी सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। कहाँ पर चलती है आपकी? दक्षिण कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्या है आपका? हबूब। हबूब आपके सूडान में चलती है। हबूब सूडान में चलने वाली धूल भरी शुष्क पवन को कहते हैं। हबूब जो है आपके सूडान में चलने वाली धूल भरी शुष्क पवन है। धूल भरी शुष्क पवन है। शुष्क पवन है। ओके। नेक्स्ट है आपका यामो। यामो आपके जापान में चलती है। जापान में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। यामो जो है आपकी जापान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है आपका मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती। मिस्ट्रल आपके ऑस्ट्रेलिया की पवन नहीं है। मिस्ट्रल आपकी ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल आपकी ठंडी ध्रुवीय ठंडी और आपकी ध्रुवीय ध्रुवीय स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन है। और ये आपके कहाँ पर चलती है? ये आपके भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिमी भाग आपके विशेषकर स्पेन तथा फ्रांस में स्पेन तथा आपके फ्रांस को प्रभावित करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और आपकी ऑस्ट्रेलिया की पवन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की पवन कौन सी है आपकी? यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया रह गया। ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। शुष्क स्थानीय पवन है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यही आपका सही सुमेलित नहीं था। मिस्ट्रल आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती। ये ठंडे ध्रुवीय पवन है जो आपके मुख्यतः स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? कौन सा देश है आपके जिसके भौगोलिक क्षेत्र पर आपके 70% भाग पर आपके वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? आपका मालदीव, नेपाल, भूटान या अफगानिस्तान? तो वो देश है आपका भूटान। भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम आपके 60% जो है इतने हिस्से पर वन बनाए रखने के संवैधानिक अधिकार आपका संवैधानिक प्रावधान किया गया है। विश्व बैंक आंकड़े के अनुसार आपके सन 2022 में भूटान का जो आपका 71.6% है, आपके सन 2022 में 71.6% जो आपका भाग है वो वनों से ढका हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है। विश्व के सबसे बड़े और घने वन कहाँ पर हैं आपके? भारत में, तंजानिया में, ब्राजील में और आपके कनाडा में। तो ये पाए जाते हैं आपके ब्राजील में। कहाँ पर पाए जाते हैं? ब्राजील में। अमेजन बेसिन के अंतर्गत ब्राजील के वर्षा वन विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन है। कहाँ पर आपके? अमेजन अमेजन बेसिन के अंतर्गत आपके ब्राजील के वर्षावन ब्राजील के वर्षावन विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है जो दक्षिण अमेरिका के कुल क्षेत्र के आपके 60% भाग आपका आवृत करते हैं। आपके दक्षिण अमेरिका में आपके 60% जो भाग है ये आवृत करते हैं, मतलब 60% भाग में आपके फैले हुए हैं।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। कोणधारी वन आपके कहाँ नहीं पाए जाते हैं? अमेजोनिया में, स्कैंडिनेविया में, कनाडा में और आपके फिनलैंड में। तो कोणधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते आपके? कोणधारी वन नहीं पाए जाते आपके अमेजोनिया में। अमेजोनिया में आपके कोणधारी वन नहीं पाए जाते। अमेजोनिया में आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं आपके? अमेजोनिया में पाए जाने वाले वन कौन से हैं आपके? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन आपके पाए जाते हैं अमेजोनिया में। और अमेजोनिया आपके ये अमेजन नदी का क्षेत्र है। अमेजोनिया जो है आपके अमेजन नदी का क्षेत्र है। अमेजन नदी का क्षेत्र को आपके अमेजोनिया कहते हैं। और यहाँ पर आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कोणधारी जो आपके शंकुधारी वन है ये मुख्यतः आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोणधारी वन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके शीतोष्ण शीतोष्ण आपके कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अमेजोनिया में आपके कोणधारी वन वन नहीं पाए जाते। यहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और अमेजोनिया आपके अमेजन नदी का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा विक्षालन की बड़ी समस्या है। मृदा विक्षालन की बड़ी समस्या आपकी कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में, अफ्रीकी सवाना में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में और आपके ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में। तो ये मृदा विक्षालन की बड़ी समस्या आपके उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में है। वर्ष भर आपके मूसलधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश मृदा विक्षालन की समस्या से जूझ रहे हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश जो है आपके, वहां पर वर्ष भर आपके मूसलधार वर्षा होती है। उसके कारण ये मृदा विक्षालन की समस्या से जूझ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? कौन सा वृक्ष आपका जो भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? सागौन, ओक, जैस्टन और आपका जैतून। तो जो आपका सागौन है, मतलब सागवान जो है वो आपके भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता। ये आपके जो सागौन होते हैं ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन होते हैं। कैसे वन होते हैं आपके? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी वन होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में आपके सागौन, आपका सागवान, नीम तथा आपके शीशम ये आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन होते हैं। यहाँ पर आपके सागौन, आपका साल, नीम तथा शीशम प्रमुख है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और आपके जबकि जैसे आपका अंजीर हो गया, ओक, चेस्टनट, जैतून, अंगूर एवं संतरा जैसे नींबू वंश के जो आपके वृक्ष हैं ये भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये बाकी के जो है आपके ये पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनों में। भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। वनों में पाए जाते हैं। और आपके सागौन जो है ये आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन होते हैं। इनके प्रमुख पेड़ जो है आपके साल, नीम तथा शीशम ये यहीं पर पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सागौन जो है आपका भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है, वह कौन सा कारक है आपका जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है? ऊंचाई, अक्षांश, वनस्पति का प्रकार और आपके समुद्र से समीपता। तो जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है आपका अक्षांश। अक्षांश जो होते हैं आपके, वो आपके मुख्य कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं। जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश होता है। विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का विभाजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? कौन सा देश है आपके जो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? कांगो, इथोपिया, गैबन, जायरे। तो जो आपका इथोपिया है, इथोपिया आपके भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता। आपके इथोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है। कांगो, गैबन तथा आपके जायरे। कांगो जो है आपका कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, गणराज्य। गैबन आपका, गैबन और जायरे, जायरे आपका कांगो, कांगो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, कांगो आपका लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य ये आपके भूमध्य रेखा पर स्थित है। कौन आपका कांगो, गैबन और आपका जायरे, ये तीनों आपके कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। और इथोपिया जो है आपका, ये भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, ये आपके भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन। कथन है आपका, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्य के लिए नहीं। कारण है आपका, विषुवत रेखीय प्रदेशों में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपका ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट आपका ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन डी है आपका ए गलत है पर आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। मतलब आपका कथन सही है, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण जो है आपका पौधों के लिए अनुकूल होता है पर मनुष्य के लिए नहीं। विषुवत रेखीय प्रदेश आपके पौधों के लिए, पर्यावरण के लिए तो अनुकूल होते हैं पर मनुष्यों के लिए नहीं। कारण क्या दे रखा है आपका, विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। कारण भी ठीक है आपका, लेकिन ये आपका सही एक्सप्लेन नहीं करता कथन को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। विषुवत प्रदेश में वर्ष भर लगभग आपके उच्च तापमान बना रहता है। यहाँ पर आपका उच्च तापमान बना रहता है तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्य के लिए कष्टकारी होती है जबकि पेड़ पौधों के लिए अनुकूल होती है। और आपके विषुवत रेखीय प्रदेश में आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ दिन भर उमस बनी रहती है जिससे बीमारियों का भी प्रकोप अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ए की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर आपका नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी है आपका ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आपका ए भी सही है, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण है आपका, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। कारण भी सही है,
लेकिन ये आपका सही एक्सप्लेन नहीं करता अभिकथन को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित जलवायु के कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और आपकी मानसून जलवायु। नेक्स्ट है पश्चिम यूरोपीय जलवायु। तो आपकी कौन सी आपकी दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? तो ये आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु और आपकी मानसून जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु जो है ये दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। हवाओं की वायुभार पेटियों के खिसकाव के कारण मानसून हवाओं का भी आविर्भाव होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल नीनो बनता है। अल नीनो आपका कहाँ पर बनता है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य महासागर में और अटलांटिक महासागर में। तो अल नीनो बनता है आपके प्रशांत महासागर में। कहाँ पर बनता है? अल नीनो का संबंध पूर्वी प्रशांत महासागर जल के तापमान में वृद्धि से तथा अल नीना आपके ला नीना का संबंध पश्चिमी प्रांत महासागर के ऊष्मन से है। तो अल नीना का संबंध आपके किससे है? पूर्वी प्रशांत महासागर से। पूर्वी प्रशांत महासागर महासागर जल के तापमान में वृद्धि से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।